सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 लोकमान्य की याद में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस पत्र को तब लिखा था जब वे मांडले जेल में राजनीतिक कैदी के रूप में सजा काट रहे थे। उसी जेल में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक को याद करते हुए जेल में बिताए गए उनके क्षणों का वर्णन किया गया है। अब देखो क्या कैसे पत्र में क्या लिखा है। मांडले जेल, अपर वर्मा, प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा है कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुँचा दूँ कि जिसमें आपको दिलचस्पी हो। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बहरामपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। जब तक मैं यहाँ सशरीर आ नहीं गया, चारदीवारी में यहाँ से बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंका और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, मतलब जेल के बारे में वो बता रहे हैं। यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दे दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पावन स्मृतियां राहत और प्रेरणा देंगी, जो पहले लोग यहाँ पर रहे हैं। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? लोकमान्य गंगाधर तिलक के बारे में। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था, मतलब उन्हें कितने कष्ट दिए गए थे। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला, उनके साथ कोई भी नहीं था। मेरा मानना है कि उन्हें अन्य बंदियों से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था, उन्हें अलग से बंद किया गया था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे, अकेले रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2-3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया, मतलब 6 साल अगर वो रहे तो उनको किसी से मिलने की सिर्फ 2-3 बार ही परमिशन मिली थी या मौका मिला था, और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होंगी, और वो भी कोई अकेले उनकी मुलाकात नहीं हुई होंगी तो साथ में पुलिस वाले साथ में होंगे, जिससे वे कभी खुलकर और आत्मीयता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई अखबार भी नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और हैसियत वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है, मतलब बाहर क्या हो रहा है उनको कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होने दी जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें अखबार भी नहीं पढ़ने दिया जाता था, और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था, मतलब वो राजनेता थे तो लोग जो थे उनका जो राजनीतिक जो कैरियर था वो धीरे धीरे चल रहा था, राजनीतिक जीवन बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, और इस विचार से उन्हें कोई संदेश नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य से उन्होंने अपनाया था वह उनकी उपस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा।
वे अपराधी के रूप में बंदी थे, इसलिए आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी, क्योंकि वो क्या थे वो थे अपराधी के रूप में, कि उन्होंने अपराध किया है। ठीक है। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। मधुमेह मतलब डायबिटीज। जब लोकमान्य यहाँ थे, मांडले का मौसम तब भी प्राय ऐसा रहा होगा जैसा कि आजकल है, जो धीरे धीरे पर अटूट रूप से व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेता है। सोचिए, जब लोकमान्य थे, जो वयोवृद्ध थे, मतलब बहुत ही वृद्ध थे, कितना कष्ट उन्होंने झेला होगा। लेकिन इस कारागार की चार दीवारी में उन्हें क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। किसी को नहीं पता कि उन्हें कैसे प्रताड़ित किया गया, उन्हें कैसे दुख दिए गए। कितने लोगों को पता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का, जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है और जीवन को दूभर बना देती है। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। समय समय पर वे इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा होगा। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है, तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है, वे जेलों में लागू नहीं होता। अपनी आत्मा के ह्रास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं होता। एक तो हम बाहर जी रहे हैं और जेल का जीवन बिता पाना हर एक के लिए आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति को बनाए रखना होता है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना पड़ता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है। मतलब अगर आप होप छोड़ दोगे तो वहां रहना आपके लिए असंभव है। केवल लोकमान्य जैसे दार्शनिक ही, जिन्हें अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी जीवन में हननकारी प्रभावों से बच सकते थे। उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकते थे और गीता भाष्य जैसे ग्रंथ का प्रणयन कर सकते थे। यहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना भी इस विषय में चिंतन करता हूँ, उतना ही ज्यादा उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे, जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा और जिसने उस अंधकार में दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत का क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार में प्रारंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था, तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे हैं, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। आदर पूर्वक आपका स्नेहभाजन सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ये किसके लिए लिखा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए। ठीक है बच्चों, ये पाठ आप एक बार और पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा। और आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। हतोत्साहित, हतोत्साहित का अर्थ है निराश। प्रणयन रचना, बलात् जबरदस्ती, यंत्रणा कष्ट या तकलीफ, मंदगति धीमी चाल, राजबंदी राजनीतिक कारणों से जेल में बंद व्यक्ति, वयोवृद्ध काफी उम्र के बूढ़े, दूभर
कठिन या मुश्किल, विवश, मजबूर, प्रतिबद्ध, किसी नियम में बंधा हुआ, नत होना, झुकना, प्रफुल्लता, खुशी, अक्षुण्ण, जो नष्ट ना हो सके, सुदीर्घ, लंबे समय का। ठीक है, आपको ये चैप्टर दोबारा से पढ़ना है। इसका जीवन परिचय तो नहीं है क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस ने, ये एक पत्र है जो सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए जेल से लिखा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस लेसन को पढ़ना है और इसके शब्द अर्थ लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ओके।